बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 268 किस्सा सुन चुके हैं और अब 269 किस्सा मुलाहिज़ा फरमाएं। मरजाना दबदन अदनान कटखने कुत्ते की तरह घुर्राया। किसी अजनबी के साथ इतनी ज़्यादा बेतकल्फी ठीक नहीं है। मरजाना की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। शायद मेरा हंसना तुम्हें नागवार गुजरा है, उसने जहरीले लहजे में कहा। यही समझ लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी अजनबी से इस कदर बेतकल्लफ होने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम हद से गुजर रहे हो अदनान, मैं तुम्हारी दरखरीद नहीं हूँ, बिजनेस पार्टनर हूँ। मैं भी ये बात बिजनेस की बेहतरी के लिए ही कर रहा हूँ। अदनान दबदनी नरम पड़ गया। लेकिन तुम मेरी जातियात में मुदाखलत कर रहे हो, मरजाना ने तीखे लहजे में कहा, और मैं तुम्हें इस मुदाखलत की इजाजत नहीं दे सकती। अदनान एक तवील सांस लेकर रह गया, लेकिन उसके अंदाज से जाहिर होता था कि उसने दिल में कोई खतरनाक फैसला कर लिया है। ठीक है, उसने बेबसी से कहा, मैं तुम्हारी जातियात में मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन इससे कम अज कम इतना तो पूछ ही लो कि ये है कौन। कतई जरूरी नहीं कि जिस शख्स से हम थोड़ी देर के लिए मिल रहे हों उसके ख्वाहिश भी हमें अजबर हों। मरजाना ने बिगड़ कर कहा, बाज़ औक़ात तुम हद से तजावुज़ कर जाते हो। अगर ये झगड़ा सिर्फ मेरी अजनबियत की वजह से है तो मैं इसे भी दूर किए देता हूँ। मैं उन लोगों को सुनाने के लिए मुझे कोई झूठ नहीं बोलना पड़ा, इसलिए कि उसी वक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम जाग उठा। ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाइए। मैंने हैरत से पलकें झपकाई और उस मेज की तरफ देखा जिस पर बुढ़ बैठा था। अब वो मेज खाली पड़ी थी। बुढ़ अब वहाँ हो भी नहीं सकता था, इसलिए कि स्पीकर से उभरने वाली आवाज उसी की थी। क्लब की इंतजामिया आप सबको पुरसुकून रहने की दरख्वास्त करती है। पूरे हाल पर पहले ही सन्नाटा छा गया था। गालिबन इस तरह मुखातब किए जाने का ये पहला वाकया था। मैं हैरान था कि बूढ़ा आखिर करना क्या चाह रहा है। हमें तवक्को है कि आप लोग नज़्म व नस्क़ की आला मिसाल कायम करेंगे। कोई ऐलान करने से कबल इस किस्म की तमीद का मतलब था कि कोई खतरनाक ऐलान किया जाने वाला है। लोगों ने भी ये बात महसूस कर ली थी और उनमें बेचैनी और इज़राब फैलना शुरू हो गया था। एक गुमनाम फोन कॉल के जरिए इतला मिली है कि किसी तकरीब कार ने क्लब की इमारत में बम रख दिया है। मैं उससे आगे कुछ नहीं सुन सका। हाल में ऐसी चीखों पुकार शुरू हुई थी जिसके सामने मछली बाजार का शोर भी मान पड़ जाए। लोग गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भाग निकले थे। मेजें उल्ट रही थी, कुर्सियां गिर रही थी और लोग एक दूसरे को धकेल कर पहले निकल जाने की फिक्र में थे। बूढ़ ने ये हरकत कुछ सोच कर ही की होगी। मैं किसी हद तक तो समझ गया था, मगर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। सूरत फौरी फैसले और उस पर तेजी से अमल पैरा होने के मुतकादी थी, और मैंने वही किया। बूढ़ का किया हुआ ऐलान सुनकर दीगर लोगों की तरह मरजाना और अदनान भी बदहवासी का शिकार हो गए थे। उन्होंने भी उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की थी, मगर मैंने उन दोनों की राह में अपनी टांग हायल करके उन्हें गिरा दिया। इतना बहुत काफी था। बकिया काम बदहवास लोगों ने पूरा कर दिया जो उन्हें उठने का मौका ही नहीं दे रहे थे। अदनान के मुहाफिज भी उस अफरा तफरी का शिकार होने से नहीं बच सके थे। जरा सी कोशिशों के बाद वो दोनों उठने में कामयाब हो गए, मगर मैंने उन दोनों को पकड़ लिया। अगबी जिम से निकल चलो, मैंने घबराहट का मुजाहरा करते हुए कहा। सामने तो हम फंस कर रह जाएंगे। बात चूंकि जान बचाने की थी, इसलिए बदहवासी के बावजूद उनकी समझ में आ ही गई और मैं उन्हें अगबी सिमत में ले चला। हाल से निकलने के कबल ही मैंने हाल से मुल्हिक एक कमरे से बूढ़ को बरामद होते देखा। कार लेकर अकबी सिमत में आओ, मैंने चीख कर कहा। जल्दी करो, हमें हर कीमत पर अदनान साहब की जान बचानी है। बूढ़ सामने वाली सिमत में झपटा और मैं उन दोनों समेत अकबी हिस्से की तरफ बढ़ गया। मुझे नहीं मालूम था कि बूढ़ ने क्या हरकत की होगी कि क्लब की इंतजामिया ने उससे इस किस्म का ऐलान करने की इजाजत दे दी, लेकिन मैं उसकी हिकमत अमली का बहरहाल कायल हो गया था। उसने बहुत बर वक्त फैसला किया था और निहायत मुनासिब फैसला किया था। इस सफरा तफरी के बगैर अदनान का अगवा आसान न होता। ये अलग बात है कि ये फायदा उठाने के लिए मुझे बरकी सूरत से फैसला करना पड़ा था, वरना बूढ़ के किए किराए पर पानी फिर जाता। हम क्लब की इमारत से निकलकर अकबी कंपाउंड में पहुंच गए, जहां क्लब के मुलाजमीन अफरा तफरी के आलम में अकबी गेट की तरफ भाग रहे थे। हम उसी आलम में अकबी गेट से बाहर निकले कि किसी ने आंख उठाकर भी हमारी तरफ नहीं देखा, और देखता कौन, बम की खबर सुनकर चौकीदार भी फरार हो गया था। क्लब से बाहर पहुंचकर मैंने रुकने की कोशिश की, मगर अदनान वहां रुकने के लिए तैयार नहीं था। बम इमारत में रखा है, अगर वो फट भी गया तब भी उसके असरात यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। मालूम नहीं कितनी ताकत का बम हो और किस कदर तबाही फैलाए। अदनान ने वहशत से कहा,
میرا ہاتھ چھوڑو یا پھر اس جگہ مت رکو، عمارت سے دور نکل چلو۔ اسی وقت بوڑھ کی کار آتی دکھائی دی اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ بوڑھ نے بہت پھرتی دکھائی تھی، ورنہ سامنے جو افراتفری مچی ہوگی اس میں سے اتنی جلدی کار نکال لانا ممکن نہیں تھا۔ اگر بوڑھ نہ آتا تو مجھے عدنان عباسی کو قابو میں رکھنے کے لیے اسی کا ریوالور استعمال کرنا پڑتا، جو اس دوران میں اس کی جیب سے نکال چکا تھا۔ بوڑھ نے کار ہمارے قریب لا کر روکی اور میں نے جپٹ کر عدنان کے لیے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ تشریف رکھیے جناب، میں نے کہا اور وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر جلدی سے اندر بیٹھ گیا۔ اسی دوران مرجانہ پچھلی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اگلا دروازہ بند کیا اور مرجانہ کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ بوڑھ نے فوراً ہی کار چلا دی۔ کلب سے کچھ دور بحفاظت نکل آنے کے بعد ان دونوں کی جان میں جان آئی، جس کا پہلا ثبوت مرجانہ نے پیش کیا۔ تم نے ہماری بہت مدد کی حسن، وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں، جو کچھ میں نے کیا وہ میرا فرض تھا مرجانہ۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور جب اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے ہولے ہولے سہلانے لگا۔ اگر تم نہ ہوتے تو معلوم نہیں ہمیں کن زحمتوں سے دوچار ہونا پڑتا، مرجانہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کیے بغیر کہا۔ عدنان اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں ان کے کسی کام آ سکا۔ تم کیوں اس قدر احساس کمتری کا شکار ہو؟ مرجانہ نے خفگی سے کہا۔ بار بار بڑا آدمی کہہ کر ہمیں شرمندہ مت کرو۔ اگر یہ بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو اب نہیں کہوں گا۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ کار تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ دفعتاً عدنان نے چونک کر کہا، یہ تم ہم لوگوں کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ آج کی رات قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، تو کیا آپ میرے غریب خانے پر ایک پیالی چائے نوش کرنا پسند نہیں کریں گے؟ میں نے آگے کی طرف جھک کر کہا۔ مرجانہ کا ہاتھ بدستور میرے ہاتھوں میں تھا۔ نہیں، عدنان نے مضطربانہ انداز میں کہا، اس وقت رہنے دو، پھر کبھی دیکھی جائے گی۔ کیا حرج ہے؟ مرجانہ بولی، ایک پیالی چائے میں دیر ہی کتنی لگے گی؟ بات دیر اور جلدی کی نہیں ہے مرجانہ، عدنان نے بے بسی سے کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، مرجانہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں تو ضرور جاؤں گی۔ عدنان نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بڑی آسانی سے میرے قبضے میں آ گیا تھا اور بوڑھ کے علاوہ اس کا ایک بڑا سبب مرجانہ تھی، جو مجھ سے متاثر ہو گئی تھی، ورنہ عدنان کو زبردستی ہی اغوا کرنا پڑتا۔ بلیک آؤٹ کے سبب سڑکوں پر اندھیرا تھا اور اسی سبب عدنان کے لیے راستوں کا پہچاننا آسان نہیں تھا۔ جلدی ہم اپنی قیام گاہ تک پہنچ گئے۔ کار رکتے ہی میں نے مرجانہ کا ہاتھ چھوڑا اور کار سے اتر کر عدنان کے لیے اگلا دروازہ کھولا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے طرز عمل سے مرجانہ بہت مطمئن ہے، جبکہ عدنان مستقل اضطرابی کیفیت کا شکار تھا۔ کلب سے یہاں تک آنے کے دوران وہ بھی راستے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ میں ان کو بڑے احترام سے ڈرائنگ روم میں لایا اور عدنان عباسی کو خاص طور پر ایک نشست والے صوفے پر بٹھایا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری شخصیت کسی عام آدمی کی شخصیت نہیں ہو سکتی، مرجانہ نے کہا۔ اتنے شاندار گھر میں رہتے ہو اور خود کو معمولی آدمی کہتے ہو۔ یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر بوڑھ کی طرف اشارہ کیا، جس نے چپ سادھ رکھی تھی۔ تو تم ہمیں یہاں یہ کہہ کر لائے تھے کہ یہ تمہارا گھر ہے، عدنان عباسی نے بھڑک کر کہا۔ یہ میرا بہت عزیز دوست ہے، میں نے مرجانہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس میں اور خود میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ میں نے بوڑھ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم جلدی سے ہمیں چائے پلا کر رخصت کرو، عدنان عباسی نے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس قدر جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ میں نے قدرے بے نیازی سے کہا۔ پھر مرجانہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کیوں مرجانہ؟ عدنان کی باتوں پر تو توجہ ہی مت دو، مرجانہ مسکرا کر بولی۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، تم کہو گے تو ہم ناشتہ بھی یہیں کر لیں گے۔ ہاں اور کیا؟ میں نے گردن ہلائی۔ صبح ہونے میں اب دیری کتنی رہ گئی ہے؟ بکواس مت کرو، عدنان آپے سے باہر ہو گیا۔ تم انتہائی بدتمیز آدمی ہو۔ لینگویج پلیز، مرجانہ نے ہاتھ اٹھا کر سرد لہجے میں عدنان سے کہا اور وہ تل ملا کر رہ گیا۔ مجھے تمیز سکھاتی ہو اور خود میری آنکھوں کے سامنے دوسرے کے پہلو میں بیٹھی ہو، عدنان نے برہم ہو کر کہا۔ لیکن میں تمہاری بیوی نہیں ہوں عدنان، میرا نام مرجانہ ہے اور مجھ پر کوئی الزام عائد کرنے سے قبل تمہیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ تم میری بیوی ہو بھی نہیں سکتی، وہ تمہاری طرح ابرو باختہ عورت نہیں ہے۔ اپنا منہ بند رکھو، مرجانہ اچھل کر کھڑی ہوگی۔ تمہاری یہ مجال کیسی ہوئی کہ تم نے میرے لیے ابرو باختہ جیسا گھٹیا لفظ استعمال کیا؟ عدنان بھی غصے میں بندایا ہوا اٹھا اور قبل اس کے کہ مرجانہ اس کے ارادے سے آگاہ ہو پاتی، عدنان نے اس کے گال پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی آواز ڈرائنگ روم کی محدود فضا میں گونج کر رہ گئی تھی اور مرجانہ تیورا کر مجھ پر گری تھی۔ خواتین پر ہاتھ اٹھانا ناشائستگی کے زمرے میں آتا ہے جناب علی،
मैंने मरजाना को एक तरफ हटाते हुए बड़े अदब से कहा, नाशाइस्तगी के बच्चे, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। अदनान दौड़ा और उसने मुझ पर झपटने की कोशिश की। मैं तेजी से अपनी जगह से हट गया। ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? मैं चीखा। मैं तो आपको चाय पिलाने के लिए लाया था, आपने मालूम नहीं क्या शुरू कर दिया। रुक जाओ अदनान। दफतन मर्दाना की सर्द आवाज कमरे में गूंजी और अदनान जहां था वहीं रुक गया। मर्जाना ने अपने ब्लाउजर के गिरबान से पिस्तौल निकालकर अदनान को कवर कर लिया था। मैंने एक तवील सांस लेकर बुढ़ की तरफ देखा और शरारत अमेज अंदाज में मुस्कुराया। मरजाना की तरफ जरूरत से ज्यादा इल्तफात से मैं अदनान को मुश्तइल करना चाहता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। शायद मरजाना के मामले में अदनान के जज्बात कुछ ज्यादा ही काबजाना थे, लेकिन बात कुछ भी रही हो, मैं तो इस सूरत हाल से महफूज हो रहा था। ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अदनान ने फाड़ खा जाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर पिस्तौल निकाल लिया। अगर अपनी जगह से जरा सी भी जुम्बश करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बेदरीग शूट कर दूंगी, मरजाना ने सफाकाना अंदाज में कहा। क्योंकि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम क्या कर रही हो और किसकी खातिर कर रही हो। मैं किसी की खातिर कुछ नहीं कर रही हूँ। तुमने मेरी तौहीन की है और मैं तुमसे इसका इंतकाम जरूर लूंगी। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि जिस शख्स की खातिर तुमने मुझ पर पिस्तौल उठाया है वो दरअसल कौन है तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैंने खेद अंदाज में सर हिलाया और बुढ़ को होशियार रहने का इशारा किया। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित होने के नजदीक था। अदनान ने इतराफ़े शनासाई तो कर लिया था। अब देखना ये था कि वो मुझे किस हैसियत से शनाख्त करता है। मुझे यकीन था कि अनकरीब बहुत सी जिंदगी खेद इंकिशाफात होने वाले हैं। मैं तुम्हारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ अदनान। तुम लोगों को चालाकी से मारते हो, मुझ पर तुम्हारी कोई चाल कारगर नहीं हो सकेगी। जिस शख्स का जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है उसका नाम अली यार खान है, अदनान ने कहा और मरजाना चौंक पड़ी। तुम इसकी तरदीद करो हसन, मरजाना ने जारहाना अंदाज में कहा। मैं इसे जानती हूँ, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए बड़े से बड़ा झूठ बोल सकता है। बेशक ये शख्स बहुत मक्कार और झूठा है, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त इसने सच बोला है। मैंने दबंग आवाज में कहा, मैं वाकई ही अली यार खान हूँ। मेरा इतराफ सुनकर मरजाना का चेहरा धुआं हो गया। उसकी हालत का तगय्युर नाकाबिले फहम था। उसने फौरन ही पिस्तौल का रुख मेरी तरफ कर दिया। लेकिन मैं तुम लोगों का दुश्मन तो नहीं हूँ, मैंने मुतैराना लहजे में कहा। मैं तो यहूदियों के खिलाफ जंग कर रहा हूँ, तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है? मरजाना ने अदनान की तरफ देखा। अंदाज ऐसा था जैसे मदद की तलबगार हो। अदनान अब्बासी ने भी उसे मायूस नहीं किया। हसन कमाल को किस खाने में फिट करोगे? अदनान ने तंज किया। कोई दोस्तों से भी झूठ बोलता है? तुम मुझे पहचानने से क्यों गुरेजा थे अदनान? मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। अदनान मुझे घूरने लगा। तुम इस वक्त मेरे कैदी हो अली। तुमने किसी साजिश के तहत फर्दी नाम से मुलाकात करके हम दोनों के ताल्लुकात खराब कराने की कोशिश की, मगर तुम नाकाम हो गए। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मुझे क्यों कर पहचानते, जबकि उससे कबल कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई? मैंने सख्त लहजे में सवाल किया। मुझे मालूम है कि गैर मुतवक्को तौर पर हासिल होने वाली बहुत सी कामयाबियों ने तुम्हारा दिमाग हद से ज्यादा खराब कर दिया है, मगर अब तुम नहीं बच सकोगे। मैंने बूढ़ की तरफ देखा और वो मेरा मतलब समझकर मरजाना के पिस्तौल वाले हाथ पर झपट पड़ा। उन दोनों ही ने उसे नजरअंदाज कर रखा था। मरजाना के पिस्टल से फायर जरूर हुआ, मगर गोली दीवार में कहीं पैबुस्त हो गई थी। अदनान ने पांचा पलट से देखा तो बुखलाकर जेब में हाथ डाला, मगर उसका रिवाल्वर तो मेरी जेब में था। कहीं तुम इसे तो तलाश नहीं कर रहे? मैंने अपनी जेब से उसका रिवाल्वर निकालकर उसे दिखाते हुए मदहकाना अंदाज में कहा। अदनान के चेहरे पर दलदले के आसार नजर आए। कुछ देर ही कबल वो मेरे सामने बाद इतराफात कर चुका था जो अब उसकी जान को आने वाले थे। उसे एहसास हो गया था कि वो एक संगीन सूरत हाल से दो चार हो चुका है। बूढ़ ने मरजाना से पिस्तौल छीनकर उसे सोफे पर धकेल दिया था और वो सोफे पर पड़ी यूं पलकें झपका रही थी जैसे उसकी बसारत ही ज़ायल हो गई हो। देख लिया अपनी हमाकत का अंजाम, अदनान ने मरजाना की तरफ पलटकर बरहमी से कहा। सुकून से बैठ जाओ अदनान, तुम्हें बहुत तवील हिसाब किताब से दो चार होना है। तुम्हारा नामा अमाल बहुत स्याह है। तुम खिसारे का सौदा कर रहे हो अली। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो तुम इराक से सही और सालम नहीं निकल सकोगे। ये मेरा मसला है, मैंने हाथ उठाकर कहा। तुम्हें इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस वो करो जो तुमसे कहा जाए। अदनान अब्बासी को अंदाजा हो गया था कि हुक्म अदूली का क्या अंजाम होगा, वरना वो हरगिज़ मेरी हदायत पर अमल न करता। अब अगर इजाजत हो तो मैं मरजाना के पास बैठ जाऊं?
मैंने बड़ी मासूमियत से कहा, बात दरअसल ये है कि मरजाना मुझे पसंद आ गई है। जरूर जरूर, अदनान ने बड़े खुलूस से कहा, बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं उस पर अपने दावे से दस्तबरदार भी हो सकता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है मरजाना? मैंने कहा, क्या तुम मेरे साथ खुश रह सकोगी? मरजाना ने अपनी आंखें मेरी तरफ की। इतनी बात तो उसकी समझ में आ रही थी कि मैं उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करूंगा। हम तुम्हारी कैद में जरूर हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि तुम हमारे जज्बात से खेलो? मरजाना ने बर्राई हुई आवाज में कहा, तुमने समझदारी की बात की है। शायद इसकी वजह ये हो कि तुम्हारे अपने जज्बात को ठेस पहुंची है। जब भी किसी शख्स के जज्बात को ठेस पहुंचती है वो बहुत समझदार हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो दूसरों के जज्बात का भी पास करे। मालूम नहीं दूसरों के जज्बात से खेलते वक्त आदमी के एहसासात कहाँ जाकर सो जाते हैं। लेकिन कम अज कम मैंने तो तुम्हारे जज्बात को कोई ठेस नहीं पहुंचाई। मरजाना ने कहा, मैं गैर अरब हूँ, अरबों के मफाद के लिए लड़ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, और तुमने एक अरब होते हुए भी मेरी हकीकत जानने के बाद मुझ पर पिस्तौल तान दिया था। क्या ये कोई बहुत खुशगवार बात थी? क्या तुम्हारे इस रवैये से मेरे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए थी? मरजाना ऊँटों पर जबान फेर कर रह गई। अदनान अब्बासी के मुकाबले में वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। तुम लोगों को गैर मामूली रवैये का सबब जाने बगैर मैं सुकून का सांस नहीं ले सकता। ये तुम पर मुनसर है कि मुझे खुद मालूमात फराहम करते हो या मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। लेकिन कम अज कम मैंने तो आज तक नहीं सुना कि किसी मुजरिम ने बगैर तशद्दुद के जबान खोली हो। बुढ़ ने दखल अंदाजी की, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन एक मौका देने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, हाँ हर्ज तो कोई नहीं। बुढ़ ने कहा, बस इस चक्कर में थोड़ा सा वक्त बर्बाद हो जाएगा। अच्छा तो तुम मुझे किस तरह जानते हो अदनान? मैंने अचानक अदनान अब्बासी से कहा, क्या तुम अपनी मालूमात का जरिया जाहिर करना पसंद करोगे? अदनान ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी इसलिए तुम्हें पहचान किया था। मेरी तस्वीर तुम तक कैसे पहुंची? मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम नार्मन शैलूफ के मेकअप में इसराइल जाने वाले थे। अदनान ने कहा, और मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये मालूमात आर्मी इंटेलिजेंस के जरिए तुम तक पहुंची हैं? मैंने कहा, खुद कर्नल नोमान ने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। अदनान ने फखरिया लहजे में कहा, क्या ये हुक्म भी तुम्हें उसी ने दिया था कि मुझे मार दिया जाए? मैंने तंदिया अंदाज में पूछा। नहीं, उससे ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। अदनान ने नफी में सारी लाया। तुम्हें तो झूठ बोलने तक की तमीज नहीं है अदनान। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा नामा अमाल बहुत ज्यादा स्याह है और मैं तुमसे बहुत तवील हिसाब लूंगा। तुम मुस्तकिल मुझ पर इल्जामात आयद किए जा रहे हो। अदनान भी फर गया। जानते हो इराक में मैं किस पोजीशन का मालिक हूँ? मैं लोगों की जाहिरी पोजीशन तो देखता ही नहीं, मेरी नजर तो उनके बातिन पर होती है। तुम्हारी पोजीशन ख्वाह कितनी मजबूत क्यों ना हो, तुम एक काबिल नफरत आदमी हो। इससे ज्यादा मैं अपनी बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदनान ने सोफे से उठने की कोशिश की। अभी तो इब्तिदा भी नहीं की है प्यारे, बैठे रहो कि बैठे रहने में तुम्हारी ही आफियत है। उठने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे घुटने पर फायर कर दूंगा। अदनान बैठ गया। ना बैठता तो कम अज कम अपनी एक टांग तो जरूर तुड़वा बैठता। तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो और ये तुम्हारी बहुत बड़ी खामी है। आदमी को हकीकत पसंद होना चाहिए। मुझे अपनी खामी का एतराफ है अदनान, मगर मैंने हकाइक से कभी मुंह नहीं मोड़ा। तुम किन चक्रों में उलझ रहे हो? सब कुछ भूल जाने का वादा करो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हारी नस्लें तक जिंदगी भर ऐश करेंगी। अगर वाकई इतनी बड़ी रकम मिल जाए तो मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं किसी भी किस्म के चक्कर में उलझूं, मगर मैं सौदेबाजी में जरा कमजोर हूँ। तुम्हें सौदेबाजी करने की जरूरत क्या है? मैं तुम्हें $1 मिलियन दे सकता हूँ। $1 मिलियन की खतीर रकम जो एक अमरीकी का ख्वाब होती है। तुमने अपनी आजादी के लिए $1 मिलियन की बोली लगाई है, जबकि मैं तुम्हें महज इस बात के लिए $2 मिलियन दे सकता हूँ कि तुम मेरे बारे में अपनी मालूमात के जराए से आगाह कर दो। मैंने हकारत अमेज लहजे में कहा, जानते हो 2 मिलियन की रकम क्या होती है? ये 2 अमरीकियों का ख्वाब होती है। अदनान का चेहरा तारीक हो गया, मगर उसने फौरन ही संभाला लेकर कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि कर्नल नोमान, मैं माने लेता हूँ कि मेरे बारे में कर्नल नोमान ही तुम्हारी तमाम मालूमात का जरिया बना है, मगर ये मुअम्मा किस तरह सुलझेगा कि तुम्हें मेरी जात से क्या दुश्मनी है? तुम्हें गलत फहमी हुई है। अदनान ने संजीदगी से कहा, मुझे तुमसे हरगिज कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे और मरजाना के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उससे तो यही जाहिर हो रहा था। फिर मरजाना ने जिस तरह मेरा नाम सुनते ही मुझे पिस्तौल की जद में ले लिया था, मरजाना की किसी हरकत की जिम्मेदारी मुझ पर किस तरह आयद हो सकती है? अदनान ने कहा। उसकी बात सुनकर मरजाना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, मगर मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। बात तो माकूल है। मैंने बूढ़ की तरफ देखा। अब क्या कहते हो?
तुम्हारे अंदर ये बहुत बड़ी खराबी है चीफ, बूढ़ ने बुरा सा मुंह बना कर कहा। ख्वाह की बातों के पीछे पड़ जाते हो। इसकी मालूमात का जरिया मालूम करके तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? जो थोड़ी बहुत रकम ये तुम्हें दे रहा है लेकर इसे छोड़ दो। माना कि $1 मिलियन की रकम बहुत कम होती है, मगर ना होने से तो बेहतर है कुछ दिन ऐश से गुजरेंगे, फिर दूसरा शिकार देखेंगे। तुम्हारा साथी बहुत अक्लमंद है, अदनान ने खुश होकर कहा। कैसी दानिशमंदी की बातें कर रहा है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा अक्लमंद हूँ। खोटे सिक्कों का सौदा कभी नहीं करता। क्या मतलब? अदनान ने चौंक कर कहा। अगर तुम असल अदनान अब्बासी होते तो मैं तुमसे जरूर सौदेबाजी करता, मगर तुम कोई फ्रॉडिये हो। अदनान अब्बासी तो हरगिज नहीं हो सकते। ये क्या बकवास है? अदनान ने भड़क कर कहा। अगर मैं अदनान अब्बासी नहीं हूँ तो फिर अदनान अब्बासी कौन है? वही जो आज शाम कैद में था, मैंने कहा। पिटाई के नतीजे में उसका चेहरा तकरीबन नाकाबिले शनाख्त होकर रह गया था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अदनान ने हैरत से कहा। क्योंकि मैंने ही उसकी पिटाई की थी। वो मेरी कैद में था, मगर उसके आदमी उसे छुड़ा कर ले गए। वो तो अली अहमद था और उसके चेहरे के नकूश भी कुछ और थे, अदनान अब्बासी ने बुखला कर कहा। इत्तफाक से वो यही खाकसार था। और अब तुम ये बताओ कि मैं कैसे तुम्हें असल अदनान अब्बासी मान लूं? अदनान अब्बासी की हालत देखने से ताल्लुक रखती थी। चंद मिनट तक वो बेयकीनी से मुझे देखता रहा, फिर अचानक उसने खुद को संभाल लिया। सुनो, वो मेरा डुप्लीकेट है। मैं उसे मंदिर आम पर रखता हूँ और खुद पसे पर्दा रहकर काम करता हूँ, ताकि मेरे खिलाफ अगर कोई साजिश हो तो मैं महफूज रह सकूँ। तुम झूठ बोल रहे हो अदनान। गालिबन तुमने अंदाजा लगा लिया है कि मैं असल अदनान को जान से नहीं मारूंगा, जबकि नकली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अदनान ने गिड़गिड़ा कर कहा। उसे अपनी मौत जो नजर आने लगी थी। मैं ख्वाह तो यकीन नहीं कर सकता। क्या तुम अपने असली होने का कोई सबूत पेश कर सकते हो? क्यों नहीं, अदनान ने जल्दी से कहा। मेरे डुप्लीकेट का नाम तमकीन है और उसके सुपुर्द बहुत महदूद जिम्मेदारियां हैं। वो ज्यादा बड़ी रकूमात का लेन देन भी नहीं कर सकता। तुम उस वक्त इतनी दीदा दलेरी के साथ मंदिरियाम पर क्यों आए थे? मैंने पूछा। मैंने अपनी हिफाजत का माकूल बंदोबस्त कर रखा था। अगर ऐन वक्त पर वो बम दरमियान में ना आ जाता तो तुम मुझे अगवा नहीं कर सकते थे। बम के जिक्र पर मैंने बूढ़ की तरफ देखा। क्या वाकई क्लब की इमारत में बम रखे जाने की इतला मिली थी? मैंने उससे पूछा। हरगिज नहीं चीफ, बूढ़ ने नफी में शायरी लाया। मैंने तो रिवाल्वर के जोर पर वो ऐलान किया था। खुद क्लब के मुलाजमीन यही समझे थे कि वाकई ऐसी कोई इतला मिली है, लेकिन मेरे इल्म में लाए बगैर तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं भी दूसरों की तरह बुखलाहट का शिकार हो जाता तो क्या होता? मैंने वसीले लहजे में कहा। इतना वक्त कहाँ था चीफ, तुम तो पहले ही मुझे डायरेक्ट एक्शन का इशारा कर चुके थे। जब मैंने देखा कि तुम अदनान की मेज पर कुछ देर बैठने का इरादा रखते हो तो मैंने फौरी तौर पर मंसूबा बनाया और उस पर अमल भी कर गुजरा। लेकिन मैंने ख्याल रखा था कि तुम लाइल्म ना रहने पाओ, इसलिए मैंने अपनी असल आवाज में ऐलान किया था। देखा तुमने, मैंने फकरिया लहजे में अदनान से कहा। मेरे साथी कितने ज़हीन हैं, वो मेरे मोहताज नहीं रहते और जहाँ जरूरत पड़ती है बड़े बड़े फैसले भी कर लेते हैं। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ, अदनान ने कमजोर से अंदाज में कहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझ पर हाथ डालने के लिए तुम लोग ये तरीका भी इख्तियार कर सकते हो। मैं तुम्हारी इस तरह मंदिरियाम पर आने की वजह से भी वाकिफ हूँ अदनान। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि अली अहमद तुमसे सोनिया का बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। तुमने अपने आदमी हर तरफ फैला रखे थे ताकि अली अहमद को पकड़ सके। उससे तुम्हारी अना को सख्त ठेस पहुंची थी। तुम ये किस तरह गवारा कर सकते थे कि तुम उसका बाल बेका भी नहीं कर सके और तुम्हें उसके हाथों कई बार रिग भी उठाना पड़ी। तुम बहुत बासलाहियत आदमी हो। मैं एक बार फिर तुम्हें अपने साथ काम करने की पेशकश करता हूँ। तुम बादशाहों की सी जिंदगी बसर करोगे। फकीरों को बादशाही रास नहीं आया करती और बादशाहों को वादा खिलाफी जेब नहीं देती। तुमने सोनिया को रिहा करने का वादा किया था। तुम्हारे साथ काम करूंगा तो मुझे भी यही कुछ करना पड़ेगा। वो मेरी मजबूरी थी, अदनान ने कहा। लेकिन जब तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हें हर किस्म का तहफ्फुज़ हासिल हो जाएगा। तुम, मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम मुझे तहफ्फुज़ फराहम करोगे? मैंने हकारत से कहा। तुम्हें गुफ्तगू करने तक की तमीज नहीं। मेरे कैदी होने के बावजूद तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। तुम्हारी जिंदगी इस वक्त मेरी उंगली के एक हल्के से इशारे की मोहताज है। उसके बावजूद तुम मुझसे हाकमाना शान से बात कर रहे हो, यूं जैसे मैं तुम्हारा पुश्ती गुलाम हूँ। तुम अगर कितने मुतकब्बर शख्स हो अदनान, तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि तुम अपने मातहतों की नजरों से ओझल हो चुके हो। वो सर पटकते रह जाएंगे मगर तुम्हारी गर्द को भी हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तुम हर तरह से मेरे रहमो करम पर हो। मगर तुम्हारे लहजे की अकड़ फूं का वही आलम है।
तुम अगर हो क्या चीज, मैं तुम्हें किसी हकीर चींटी की तरह मसल सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी कि तुम मौत की दुआएं मांगा करोगे। मैं तुम्हें अपाहज कर दूंगा। बताओ तुम मुझे किस तरह पहचानते थे? मेरे लहजे की सफाकी ने उसे लर्जा के रख दिया। यकीन करो वो गिड़गिड़ाया। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो दुरुस्त है। तुम झूठ बोल रहे हो अदनान, मैंने दांत पीस कर कहा और रिवाल्वर की नाल जरा सा झुकाकर फायर कर दिया। गोली उसके जूते को फाड़ती हुई गुजर गई और उसके जिस्म को कोई गेंद नहीं पहुंचा था, मगर उसके बावजूद उसके मुंह से जो कर्बनाक चीख निकली थी, उसे सुनकर यही महसूस हुआ था कि जैसे उसका पैर जख्मी हो गया हो। वो उछलकर खड़ा हो गया। कमरे में उसके अलावा मरजाना की सुरीली चीख भी गूंजी थी। बैठ जाओ अदनान, वरना अगली गोली तुम्हारी खोपड़ी में उतरेगी, मैंने घुर्रा कर कहा और अदनान एक झटके से दोबारा बैठ गया। मुझे अफसोस है कि मेरा निशाना खता हो गया। जरूरी नहीं कि अगली बार भी निशाना खता हो। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। अदनान गिड़गिड़ाया। मेरे साथ ये सलूक मत करो, मेरा दिल बहुत कमजोर है और तुम किसी और की बात मानोगे। किस कदर मज़ह का खेद तस्वुर है। तुम तो हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए हो। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे? अदनान अब्बासी के चेहरे पर पसीना फूट निकला था और उसके होंठ फड़कने लगे थे। अब तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगो अदनान, वरना कहीं ऐसा ना हो तो मैं तुम्हें हलाक कर ही बैठूं। मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंची है, मैं उसका अदाला करने को तैयार हूँ। उसने जेब से रुमाल निकाला और चेहरे पर बहता हुआ पसीना पूंछने लगा। तुमने मुझ पर कातलाना हमला कराया। मैं खुशकिस्मती से बच गया, जबकि सोनिया बेकसूर मारी गई। मैंने उसका इंतकाम लेने का अहद किया है अदनान, और ये उसकी पहली किस्त है। मैंने दोबारा फायर किया। इस बार गोली ने जूते के साथ साथ उसके पैर को भी फाड़ दिया था। अदनान की चीख बड़ी करबनाक थी। वो ड्राइंग रूम में फर्श पर बिछे कालीन पर माई बेआब की तरह लूट रहा था। मरजाना चीख मारकर खड़ी हो गई थी। इसकी ड्रेसिंग कराओ, मैंने बूढ़ से कहा, और इन दोनों की हर चीज अपने कब्जे में ले लो। इनके लिबास भी तब्दील होने जरूरी हैं। बूढ़ ने सर को इस बात की जुम्बश दी। हमारे पास सारे इंतजामात हैं, अभी इसकी ड्रेसिंग हो जाएगी। ड्रेसिंग से मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इसका खून बहना बंद हो जाए, मैंने खुश्क लहजे में कहा। टूटी हुई हड्डी जोड़ने की फिक्र करने की जरूरत नहीं, और मरजाना को लिबास तब्दील करने के बाद मेरे पास बेडरूम में ले आओ। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ ड्राइंग रूम से निकल गया। बेडरूम में आने के बाद मैं बैठा नहीं, मुझे रह रह कर सोनिया का ख्याल आ रहा था। बार बार उसका चेहरा नजरों में उभर रहा था। वो अंदर से कितनी पाकीज़ा थी, मगर जब उसने मेरा कहना मानते हुए अपनी राह बदलने का फैसला किया तो मौत ने उसे मोहलत नहीं दी। उसने खुद को मुझ पर निछावर कर दिया। उसका खून मुझ पर कर्ज था और अब उसके माँ बाप मेरी जिम्मेदारी थे। मेरा बस चलता तो सोनिया का इंतकाम लेने के लिए अदनान अब्बासी को बार बार मौत के घाट उतारता, मगर मैं उसे सिर्फ एक बार हलाक कर सकता था और उससे मेरे जज्बा इंतकाम की आग ठंडी नहीं हो सकती थी। मेरा सीना इंतकाम की जिस आग में जल रहा था वो बुझ नहीं सकती थी। मैं बेबस था। मौत का तो खैर एक वक्त मुअय्यन होता है, कोई किसी को मरने से नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तो सोनिया का इंतकाम भी नहीं ले पा रहा था। इससे बढ़कर और क्या एहसास बेबसी हो सकता था। कोई 15 मिनट बाद बूढ़ मरजाना को लिए हुए बेडरूम में दाखिल हुआ। अब वो तब्दील शुदा लिबास में थी और चेहरे से बरसों की बीमार नजर आ रही थी। तुम्हारी हदायत के मुताबिक इन दोनों की हर चीज कब्जे में ले ली गई है, बूढ़ ने कहा, और अदनान की ड्रेसिंग करने के बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया है। ठीक है, बैठो। मैंने उन दोनों को बैठने का इशारा किया। जो कुछ तुमने अभी देखा है वो सिर्फ इब्तिदा है, मैंने मरजाना से कहा। आइंदा मैं जो सलूक करने वाला हूँ तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मरजाना खाली खाली नजरों से मुझे देखती रही। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। मुझे अंदाजा है कि किसी गैर मामूली बात ने तुम लोगों को मेरा दुश्मन बना दिया है, लेकिन यह मुमकिन है कि अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तो मैं तुम्हारे साथ नर्म रवैया इख्तियार कर लूं। ये मुमकिन नहीं कि तुम झूठ बोलकर मेरे हाथों से बच निकलो। लेकिन तुमने अदनान के बयान की तस्दीक किए बगैर उसे जख्मी कर दिया, मरजाना ने बराई हुई आवाज में कहा। मुमकिन है उसे कर्नल नुमान ही से तुम्हारे बारे में मालूम हुआ हो। वो झूठ बोल रहा था और अब तुम भी वही हरकत कर रही हो। मैंने कहा है कि सच बोलने पर तो मैं कोई रियायत भी दे सकता हूँ, मगर झूठ बोलने का नतीजा बहुत संगीन निकलेगा। मुझे क्या मालूम कि तुम्हारा उसका क्या झगड़ा है। मैं तो ख्वाह मुखाम मारी गई। तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मेरा और उसका कोई झगड़ा है? मैंने उसे घूरते हुए कहा। झगड़ा तो मेरा असल नाम मालूम करने के बाद शुरू हुआ है। मरजाना ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर उसके होंठ लर्ज कर रह गए। मुझे मालूम है कि बात बहुत संगीन है, लेकिन मैं इसे तुम्हारी ज़बानी सुनना पसंद करूंगा, मैंने कहा। नहीं,
मरजाना ने ज़ियानी अंदाज में कहा, मुझे इस पर मजबूर मत करो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। मैं तुम दोनों के ताल्लुकात की नोयत से भी बाखबर हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि जो इल्जाम अदनान पर आएगा तुम उससे बच नहीं सकोगे। ऐसा नहीं है, मरजाना ने कहा, मैं उसके हर काम में शरीक जरूर हूँ, मगर जरूरी नहीं कि हर काम में मेरी मंशा भी शामिल होती हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ मरजाना, तुम लोगों का रद्द अमल और तर्द अमल से मैं बहुत से नताइज अखज़ कर चुका हूँ। बस ये बात वाज़ेह नहीं हो रही कि अदनान मुझे पहचान किस तरह गया था। कर्नल नोमान, मरजाना ने कहना चाहा, मगर मैंने उसकी बात काट दी। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक जिम्मेदार अफीसर है, उससे ऐसी कोई तवक्को नहीं की जा सकती। अदनान भी कोई गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है। बास पार्टी की एक अहम शख्सियत है और हुकूमत के तमाम ओहदेदार उसकी इज्जत करते हैं, मगर वो सब उसकी असलियत से वाकिफ होंगे। उन्हें मालूम होगा कि उसका मादी क्या था। मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि उसका जरिया मालूमात कर्नल नोमान रहा होगा।